बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम 356 नंबर किस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं चंगेज खान को। मौरखीन ने इन मुगलों की तस्वीर जो अल्फाज में खींची इस तरह है कि ये लोग तुर्कों से बहुत मुशाबा थे। इनके चौड़े चकले सीने, कुशादा चेहरे, छोटे सर, सरीन और गंदमी रंग है, सरी अल हरकत और तेज ज़हन है। जब किसी अहम काम का इरादा करते तो अपनी राय जहर नहीं करते और दफ्तर अपनी बेखबरी की हालत में अपने दुश्मन पर जा गिरते हैं और इसको समझने की मोल तक नहीं देते। सैकड़ों हीले जानते हैं और दुश्मन के लिए राह फरार को मस्तूद कर देते हैं। इनकी औरतें भी मर्दों के साथ मिलकर लड़ती हैं और शमशीर जनी में किसी तरह मर्दों से कम नहीं है। जिस चीज का गोश्त मिलता है खा जाते हैं, किसी चीज से परहेज नहीं करते। कोई शख्स जासूस बनकर इनके मुल्क में नहीं जा सकता क्योंकि वो अपने हुलिया से फौरन पहचान लिया जाता है। कत्ल करने में वो मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े सबको कत्ल कर देते हैं। गोया कत्ले आम का मफहूम इनके कत्ल से में समझ आता है। वो हमला होते वक्त आबादियों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये मालूम होता है कि वो इनको माल और ज़र की तमा नहीं है, बल्कि इनका मकसूद दुनिया को वैरान और तबाह करना है। मुगलों का एक मुल्क 6 सूबों या हिस्सों में मुनक्कस था, तकसीम था। हर हिस्से पर एक शख्स हुक्मरान था और ये तमाम हुक्मरान एक बादशाह के मतहत समझे जाते थे जो मकाम तमाकात में रहता था। इन 6 सूबों में से एक सूबे की हुकूमत जोज बखर अबने अनकवा के खानदान में चली जाती थी। यहां तक कि तोमना खां तक नौबत पहुंची। तो तोमना खां के 11 बेटे थे, जिनमें से 9 एक बीवी के पेट से पैदा हुए थे और दूसरी बीवी के पेट से तमाम पैदा हुए थे। इन दोनों तमाम बेटों के नाम इसने कबल खां और काचोली बहादुर रखे। एक रात काचोली बहादुर ने ख्वाब में देखा कि इसके भाई कबल खां के गिरबान से एक सितारा निकलकर आसमान पर पहुंचा और अपनी रोशनी जमीन पर डालने लगा। थोड़ी देर के बाद वो सितारा गायब हुआ और इसी जगह दूसरा सितारा पैदा हो गया। थोड़ी देर के बाद वो भी गायब हुआ और इसकी जगह तीसरा सितारा पैदा हुआ। इस तीसरे सितारे के गायब होने पर जो चौथा सितारा नमदार हुआ, इस कदर बड़ा और तेज रोशनी वाला था कि तमाम जहान इसकी रोशनी से मुनव्वर हो गया। इस बड़े और रोशन तर सितारे की गायब होने पर कई छोटे छोटे सितारे आसमान पर नमदार हुए और काचोली बहादुर की आंख खुल गई। वो इस ख्वाब की तबीर के मुतालिक गौर फिक्र में मसरूफ था कि इसको फिर नींद आ गई। अब की मर्तबा इसने ख्वाब में देखा कि खुद इसके गिरबान से एक सितारा निकला और आसमान पर चमकने लगा। इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, गर्ज यक के बाद दीगर 7 सितारे नमदार हुए। 7 सितारों के बाद एक बहुत बड़ा और नहायत रोशन सितारा नमूदार हुआ जिसकी रोशनी से तमाम जहान मनव्वर हो गया। इस बड़े और रोशन सितारे के गायब होने पर कई छोटे सितारे पैदा हुए। इसके बाद काचोली बहादुर की आंख खुल गई। इसने अपने इन दोनों ख्वाबों को अपने बाप से बयान किया। तोमना खान ने सुनकर के कबल खां की चौथी पुश्त में कोई अजीम शान बादशाह पैदा होगा और तेरी 8वीं पुश्त में एक अजीम शान बादशाह पैदा होगा और मेरी नस्ल में अरसा दराज तक हुकूमत और सुल्तनत रहेगी। इसके बाद तोमना खान ने कबल खां और कोचोली बहादुर दोनों के आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक रहने की नसीहत की और दोनों बेटों के दरमियान एक अहदनामा लिखवा कर दोनों के दस्तखत कराए और अपनी मोहर भी लगाकर खजानची के सुपुर्द किया। ये अहदनामा नस्लन बाद नस्ल बाकी और महफूज रहना चाहिए। इस अहदनामे में लिखा गया था कि बादशाह और हुकूमत कबल खां की औलाद में रहेगी और फौज की सिपहसालारी काचोली बहादुर की औलाद से मखसूस रहेगी। तोमना खान की वफात के बाद कबल खां तख्त हुकूमत पर बैठा। कबल खान के बाद कौलिया खान के बाद बरतान बहादुर और बरतान बहादुर के बाद मैसूर का बहादुर तख्त नशीन हुआ था। सन 549 हिजरी को मैसूर का बहादुर का यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इसी साल मुगलस्तान के कान अकबर यानी बादशाह आजम का इंतकाल हुआ था जिसका नाम तमोचीन था।
لہذا میسوکا بہادر نے اپنے اس بیٹے کا نام تموچین رکھا، جو بعد میں چنگیز خان کے نام سے مشہور۔ سن 562 ہجری میں میسوکا بہادر فوت ہوا تو تموچین کی عمر صرف 13 سال کی تھی۔ میسوکا بہادر کے بعد تموچین اپنے چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ فرما روا قرار پایا، مگر انہوں نے اس کو کم عمر اور کم حیثیت سمجھ کر اس کی سرداری سے انکار کیا اور بغاوت اور سرکشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اسی حالت میں تموچین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ مشرق اور مغرب کی طرف پھیلائے تو دونوں تلواروں کے سرے افق مشرق اور افق مغرب تک پہنچ گئے۔ یہ خواب اس نے اپنی ماں سے بیان کیا تو اس کے یقین ہو گیا کہ میرا یہ بیٹا مشرق اور مغرب کے تمام لوگوں کو آگاہ کرے گا اور اس کے ہاتھ سے بڑی خورریزی ہوگی۔ اسی طرح اس کی ماں کو معلوم تھا کہ پیدا ہونے کے وقت تموچین کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند تھیں۔ ان کو کھول کر دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ میں منجمد خون تھا۔ اس منجمد خون کو دیکھ کر اس وقت بھی سب نے یہی رائے قائم کی تھی کہ یہ لڑکا بڑا خونریز ہوگا۔ لوگوں کی سرکشی یہاں تک پہنچی کہ سوائے ایک شخص امیر کراچاک کے جو کاچولی بہادر کی اولاد سے تھا، باقی تمام اولاد کاچولی بہادر کی بھی تموچین سے باغی ہو گئی۔ تموچین نے اپنے ملک کے متسلح ملک کے فرما روا سے، جس کا نام اونگ خان تھا، امداد چاہیے اور اس کی پناہ میں خود چلا گیا۔ اونگ خان نے تموچین کی خوب خاطر مدارت اور تسلی و تشفیق کی اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی خبر گیری کرنے لگا، مگر چند روز کے بعد کچھ جمعیت بہم پہنچا کر چنگیز خان نے اپنے اس محسن اونگ خان کے خلاف کارروائی شروع کی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک درہ میں مضبوط ہو بیٹھا اور اپنے مخالفت کا اعلان کیا۔ آخر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں اتفاقاً امیر کاچار کے تیر سے اونگ خان سخت زخمی ہو کر مہزوم ہوا اور ایک دوسرے سردار یانگ خان کے بحالت فرار اس کو قتل کرا دیا۔ اب توقع یہ تھی کہ یانگ خان اور تموچین کے درمیان صلح رہے گی، کیونکہ اونگ خان کو قتل کر کے یانگ خان نے تموچین کی امداد کی تھی، مگر چنگیز خان نے اس فتح کے بعد اپنے گروہ بہت جلد قبائل کو جمع کر لیا اور لوگوں نے اس کو بہادر کی خوشی میں اس کی سرداری تسلیم کرنی شروع کی۔ ایک شائستہ جمعیت لے کر چنگیز خان نے یانگ خان کے علاقہ پر فوج کشی شروع کی تھی۔ لڑائی میں یانگ خان بھی مقتول ہوا اور چنگیز خان نے ایک وسیع مملکت پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد یکا یک تموچین قبائل مغلیہ کا مرجع اور مرکز بن گیا اور اس کی طاقت مغولستان کا آن اکبر کے مد مقابل بن گئی۔ اسی سنہ میں ایک شخص جس کا نام تنکیری تھا اور مغل اس کو بڑا عابد زید اور قابل تکریم سمجھتے، چنگیز خان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک سرخ آدمی کو سرخ لباس میں سرخ گھوڑے پر سوار دیکھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تو میسوکا بہادر کے بیٹے سے جا کر کہہ دے کہ وہ آج کے بعد سے اپنا نام تموچین تبدیل کر کے اپنا آپ کو چنگیز خان کے نام سے موسوم کرے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ چنگیز خان کو بہت سے ملکوں کا شہنشاہ بنائے۔ تنکیری کے اس کلام کو سن کر چنگیز خان نے اس کو دروغ گو تصور کیا، مگر اس کی بات کو تسلیم کر لینا اس نے مناسب سمجھا اور اپنے آپ کو چنگیز خان کے نام سے موسوم کیا۔ ترکی زبان میں چنگیز خان کے معنی شہنشاہ کے تھے، یا شاید چنگیز خان کے بعد یہ نام شہنشاہ کے مترادف پایا۔ چند روز کے بعد تنکیری کا اس کسی بات پر چنگیز خان کے ایک مصاحب سے جھگڑا ہوا۔ اس نے تنکیری کی گردن پکڑ کر اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹکا کہ تنکیری کا دم نہیں نکل گیا وہیں پہ۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ تمام قبائل مغلیہ اور مغولستان پر چنگیز خان کا قبضہ ہو گیا اور کاان اکبر بعد مقابلہ منظم ہو کر مقتول ہوا۔ سب نے چنگیز خان کو کاان اکبر تسلیم کیا۔ اس کے بعد چنگیز خان قبائل تاتار کی طرف متوجہ ہوا۔ تاتاریوں کے بادشاہ نے مقابلہ میں اپنے آپ کو کمزور پایا اور اپنی لڑکی کی شادی چنگیز خان سے کر کے صلح نامہ کر لیا۔ اسی طرح اس کے بعد تاتاری سرداروں نے اپنے بادشاہ کی شادی چنگیز خان سے کر کے صلح نامہ تحریر کر دیا۔ اس کے بعد تاتاری سرداروں نے اپنے بادشاہ سے بغاوت اختیار کی۔ اس نے مجبور ہو کر چنگیز خان سے امداد طلب کی۔ بہت کشت و خون ہوا۔ تاتاری بادشاہ خود ہی زہر کھا کر مر گیا اور چنگیز خان کا ملک خطا کے اکثر حصے پر قبضہ ہو گیا۔
चंगेज खान दर हकीकत मुगलों में बड़ा बेदार मगज और बहादुर आदमी था। इसके कामों में से जो इसने अपनी मुद्दत अल अमर में अंजाम दिए, इसकी दानाई और जहानत का सबूत मिलता है। वो अपनी खूनरेजी के लिए शोहरत अजीम रखता है, मगर इस जमाने की दुनिया के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि वह अपने आप को खूनरेजी से न बचा सका। मुगलों के दीन और मजहब का कोई पता नहीं, सिर्फ इस कदर मालूम होता है कि इनके यहाँ एक खालिक और वक़ार हस्ती का तस्वुर जरूर था, लेकिन वो अल्लाह ताला के कैद थे। बाकी आबादात इनके बहुत कुछ हिंदुस्तान के गैर आर्या यानी कदीम बाशिंदों के आबादात से मुशाबा थे। इस मुल्क में जरूर कोई ना कोई पैगंबर माबूस हुए थे और अल्लाह ताला की तरफ से हदायतनामा लाए होंगे, लेकिन मरोर अय्याम और जहालत के सबब मुगल अपने पैगंबर और आसमानी हदायत नामों को फरामोश कर चुके थे। इनमें हराम और हलाल की भी कोई कैद नहीं थी, हर एक चीज खा लेते थे और हर एक काम कर गुजरते थे। कुछ मुल्क के आबो हवा, कुछ कबैल की आदतें मिल मिलाकर इसका बहस हुई थी कि मौरखीन ने मुगलों के मजहब की नस्बत लिख दिया है कि इनका मजहब इंसानों को कत्ल करना था और बस। इनमें सितारा परस्ती और अनासर परस्ती भी पाई जाती थी, अगरचे इनकी मजूसी नहीं कह सकते, ताहम आतिश परस्ती भी इनमें मौजूद थी। मजहब और अकायद के एतबार से ऐसी पुस्त और जाहिल कौम में चंगेज खान का वजूद एक मसला और मज्जद का रुतबा रखता है। इसने सबसे पहले तमाम मुगलिस्तान में अपनी मजबूत सुल्तनत बहुत ही जल्द कायम कर ली और इसके बाद वो मुगलों की अखलाकी और मुआशरती इस्लाह की तरफ मुतवज्जो हुआ था। ये जमाना था सुल्तान मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह ईरान खरसान काबिल तुर्कस्तान वगैरह ममालिक पर काबल और मुस्तली होकर खिलाफत बगदाद के अंजाम और बर्बादी के इरादे कर रहा था और बर-ए-आज़म एशिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और जबरदस्त मुसलमान बादशाह समझा जाता था। अब्बासी खलीफा नासरुद्दीन और मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह के दरमियान नाचाकी ने जब यहाँ तक नौबत पहुंचाई कि ख्वारिज़्म शाह ने बगदाद पर चढ़ाई का इरादा किया, तो खलीफा ने हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी को सफीर बनाकर ख्वारिज़्म शाह की खिदमत में रवाना किया। शेख महमूदा ने सुल्तान के दरबार में पहुंचकर मुनासिब तकरीर की और इसको बगदाद पर चढ़ाई करने से बाज रहने की नसीहत की। ख्वारिज़्म शाह ने कहा कि शेख साहब, आप अब्बासियों के बहुत मद्दा और खैर ख्वाह हैं, लिहाजा आप बगदाद को वापस तशरीफ ले जाइए। मैं तो अलवियों की अब्बासियों पर तरजीह देता हूँ और अब्बासी खिलाफत बटाकर अलवियों की अमदाद करना चाहता हूँ। मैं जरूर बगदाद पर चढ़ाई करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे रुकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।